दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार होते हुए देखा है, यानी नामुमकिन का मुमकिन होते हुए देखना। ये कहानी आपको उसी तरह के एक चमत्कार से रूबरू कराएगी। आज की कहानी की पिटारे में है 2015 की टर्किश फिल्म मुसीज़े यानी द मिरेकल। डायरेक्टर है महसून किरमिज़गुल और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। ऐसे ही अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात 1961 के दशक की है। माहिर यिल्माज तुर्की में एक स्कूल टीचर है। इस दफ़ा उसका तबादला कुर्द के एक सुदूर गांव में हुआ है। आज सुबह उसकी पत्नी कमीला से माहिर की इस बारे में काफ़ी बहस हुई। कमीला अपने दोनों बच्चों के साथ यहीं शहर में रहना चाहती है, जबकि माहिर को जाना होगा। वो ये तबादला रोक नहीं सकता। कमीला ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो कहती है कि ये नौकरी छोड़ दो और उसके बाबा की कंपनी में नौकरी ले ले। वो उसे इस सरकारी नौकरी से कहीं ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। मगर माहिर स्वाभिमानी है। उसने अपने परिवार को अपने दम पर पाला है, कभी कोई कमी नहीं रखी। और वो मानता भी है कि उसका काम उन दूर दराज के बच्चों के लिए कितना अहम है। मगर सोच में फ़र्क की वजह से फैसला हुआ, कमीला बच्चों के साथ यहीं रहकर उसका इंतज़ार करेगी। अगली सुबह माहिर अपने परिवार को अलविदा कह इस अनजान सफ़र के लिए निकल पड़ा। न जाने उसके तकदीर उसे कहाँ ले जा रही है। घंटों ट्रेन में बैठने के बाद बस से मीलों का सफ़र तय करना होगा, और वो लगातार आबादी भरे शहर से दूर होता जा रहा है। ऊंची नीची पहाड़ियों ने इमारतों की जगह ले ली है। साथ लोगों का रहन सहन और बोली में भी फ़र्क झलक रहा है। लगभग बस खाली हो चुकी है। एक अकेला वो ही खिड़की के बगल में बैठा बाहर ताक रहा है कि एकाएक बस रुक गई। कंडक्टर बोला, ये आखिरी पड़ाव है, इससे आगे की सड़क नहीं बनी, तो उसे यहीं उतरना होगा। मगर यहाँ कहीं गांव का नामो निशान नहीं दिख रहा। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ सिर्फ पहाड़ है। उस बस वाले ने माहिर को बताया कि वो जो वहाँ पहाड़ी दिख रही है, वैसे 2 पहाड़ों की चढ़ाई के बाद एक उथले पानी की नदी मिलेगी। उसे पार कर वो उस गाँव तक पहुँचेगा। रास्ता मुश्किल सही, पर माहिर को वहाँ जाना ही होगा। अपनी हथेली की मुट्ठी में सूटकेस के हैंडल को भींचकर वो चल दिया। चलते चलते शाम हो आई। उसकी पहली नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसके पीछे से एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बिखरे बालों की ओट से उसे झांक रहा है। मालूम होता है कोई पागल है, मगर चलो इस बात की तसल्ली है कि कोई इंसान तो नजर आया, यानी कि अब गांव ज्यादा दूर नहीं। आखिरकार दिन के अंत तक वो वहां पहुंच ही गया। दूर से उसे आता देख कुछ लड़कों ने बाकी गांव वालों को इत्तला किया, और माहिर के आते ही सबने उसके मुंह पर बंदूक तान दी। उन्हें यहाँ अजनबियों को देखने की आदत नहीं, क्योंकि इतनी दूर उनके गांव कोई भूला बिसरा भी नहीं पहुंच पाता। ये आदमी उनके गांव के लिए खतरा भी हो सकता है। मगर जैसे ही उन्होंने उसके मुंह से सुना कि वो एक टीचर है, वो सब भौंचक्के रह गए। इस गाँव में एक टीचर का आना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एलियन का धरती पर उतरना। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। सब ने बंदूकें नीची कर ली। एक बुजुर्ग सामने आए। वो दाऊद है, इस गांव का मुखिया। उसने माहिर को गले से लगाया और कहा, हमें तो लगा था सरकार हमें भूल ही गई थी, पर आपने आकर याद दिला दिया। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। माहिर ने पूछा, यहाँ स्कूल किस तरफ है? जवाब आया, स्कूल वो तो नहीं है। माहिर सोच में पड़ गया कि सरकार से आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि टीचर भेज दिया और स्कूल ही नहीं है। अब गांव के सारे मर्द इकट्ठा बैठे हैं। मुखिया बोला, तो मास्टर जी, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि टीचर तो आ गया, पर स्कूल अभी तक गांव नहीं पहुंचा। माहिर बोला, हमें कल पास ही के शहर जाकर सरकार को स्कूल बनाने के लिए अर्जी डालनी होगी। उनमें से एक ने कहा, लेकिन बस तो अब 3 दिन बाद ही आएगी। मुखिया दाऊद ने आहें भरते हुए कहा, एक टीचर को भेजने में जब सरकार ने 30 साल लगा दिए, तो स्कूल बनाने में मालूम नहीं कितने ही बरस लग जाएंगे। खैर, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक उम्मीद का दिया इस गांव तक पहुँचा है, और कल सुबह सभी को गांव के सामने जमा होने के लिए कहा। उनके गांव में खुशी मनाने का अंदाज थोड़ा अलग है। उस रात माहिर ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि शायद अब उसे यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ स्कूल ही नहीं है। अब वो जल्द ही अपने परिवार के पास लौट सकेगा। तभी उसे लगा कि खिड़की पे कोई है। जाकर देखा तो ये वही पागल था जो सुबह उसे गांव के बाहर मिला था।
लड़की के गांव पहुंचकर उससे तरह तरह के सवाल पूछे गए, जैसे खाना बनाना वगैरह वगैरह, और अंत में एक सीधी रस्सी पे चलने को कहा गया। इस तरह से वो भाप लेती है कि लड़की घर बना सकती है या नहीं, और साथ साथ लड़की की उनके साथ रुखसती भी कर दी गई। माहिर को इस गांव में आए 3 दिन हो गए हैं। आज वो सरकारी दफ्तर के लिए निकल रहा है कि पीछे से अजीज बाबा के संग जाने की जिद करने लगा। दाऊद ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए उसे वापस भेज दिया। माहिर ने रास्ते में पूछा, अजीज को क्या हुआ है? कभी किसी डॉक्टर से सलाह ली है? दाऊद ने कहा, यहाँ अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। जो बस में है झाड़ फूक करवाना वो किया है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इससे उन्हीं नदी जंगल पहाड़ों को पार करते हुए उन्हें कुछ बागी दूर से आते हुए दिखाई दिए। माहिर सकपका गया, मगर वो दाऊद को जानते हैं। थोड़ा हालचाल पूछने के बाद दाऊद ने गफूर की खबर ली। बागियों ने बताया कि वो सही सलामत है, और इतना कहकर वो सब तेज हवा से बातें करते हुए चले गए। माहिर ने अवाक होते हुए कहा, आप इन डाकुओं को जानते हो? दाऊद बोला, डाकू नहीं मास्टर जी, ये इस जंगल, झरने और जानवरों के रक्षक हैं। ये रखवाली करते हैं इन पहाड़ों की। इनके रहते यहाँ किसी भी तरह की तस्करी नहीं हो सकती। माहिर को बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जो भी खबरों में बताया जाता है उसमें और सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकारी दफ्तर से उन्हें कोई ख़ास मदद नहीं मिली। अफसर ने हाथ ऊपर कर लिए, कहा कि बजट ढीला है, सरकार डावाडोल है, वो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से बाहर निकल कर माहिर ने दाऊद से कहा, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, अर्जी डाल दी है, जब कुछ होगा तो मालूम पड़ेगा। फिलहाल वो आज यहीं किसी होटल में रहकर अपने घर के लिए रवाना होगा। दाऊद बोला, एक मास्टर का आना साक्षात भगवान के आने जैसा था हमारे गांव में। और बड़े भारी मन से माहिर से कहा, कल वो उसके बस निकलने से पहले उसे विदा करने ज़रूर आएंगे। वापस जाकर बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। ये रात माहिर के लिए भी उतना ही भारी है। वो बिना कपड़े बदले, बिना खाए पिए उसी हालत में घंटों तक बैठकर सोचता रहा। जिम्मेदारी किसी पे थोपी नहीं जा सकती। ये एक एहसास है जो खुद इंसान के अंदर जन्म लेता है। माहिर उनका चेहरा भुला नहीं पा रहा। शायद जितना आसान उसने यहाँ से जाना सोचा था उतना है नहीं। ऐसा लग रहा है कि माहिर की रूह इस गांव में बस गई हो। अपने बच्चों की तस्वीर हाथ में लिए वो सोच रहा है कि क्या गलती है इस गांव के बच्चों की। वो शिक्षा से महरूम है। ये शिक्षा ना जाने कितने ही बंद दरवाजे उनके लिए खोल सकता है। और वहाँ दाऊद भी अपने घर मायूस बैठा है। अगले दिन ठीक बस के निकलने से पहले दाऊद और उसका साथी हाइदर वहाँ पहुँच गए, मगर टीचर का मिजाज आज बदला बदला सा है। उसने पूछा कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं? तो मेरी एक शर्त है। ये सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। माहिर की हर शर्त उन्हें मंजूर है। शर्त यह है कि गांव की लड़कियों को भी स्कूल आने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस गांव में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। फिर क्या था, हर शर्त मान ली गई। मगर अभी भी एक समस्या है कि स्कूल बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसका एक बड़ा अच्छा निदान माहिर ने निकाला। उसकी पत्नी को अपने पिता के पैसों का बड़ा घमंड है, तो क्यों ना उन्हीं के पैसों को कुछ अच्छे काम में लगाया जाए। माहिर ने घर पे फ़ोन घुमाया और कहा कि उसे यहाँ गांव में डाकुओं ने बंदी बना लिया है और एक बड़ी रकम फिरौती लेकर ही मानेंगे। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो पुलिस के पास मत जाना। और इस तरह उन्हें एक अच्छी खासी रकम का बंदोबस्त हो गया। अब स्कूल बनाने के लिए कच्चे माल का बंदोबस्त हो गया। जैसे ही काम शुरू हुआ, दूर से घोड़े दौड़ाते हुए डाकुओं का झुंड वहां पहुंच गया। वो भी इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं। देखते ही देखते स्कूल कुछ हफ्तों में बनकर तैयार हो गया। आज स्कूल का पहला दिन है। सभी अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं। बच्चों में भी काफी उत्साह है। उनकी कक्षा में एक लड़का है, फहमी। सुना है कि उसके पिता कहीं चले गए हैं। अब शाम का खाना लेकर मुखिया के 2 बेटे माहिर के पास आए। पीछे पीछे अजीज भी है, पर वो अंदर नहीं आया। जहाँ बाहर बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो अकेला है जो कुदरत के इस करिश्मे का लुत्फ उठा रहा है। अंदर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मालूम चला कि फहमी के पिता दरअसल मुखिया दाऊद का बड़ा बेटा गाफुर है। एक दिन गांव में कोई कट्टर दाऊद को मारने के लिए आया। अपने बाबा को बचाने के लिए गाफुर ने उस आदमी को मार डाला। तब से वो पुलिस से बचने के लिए फरार है। बस कभी कभी उड़ते हुए उसकी खबरें आ जाती है। धीरे स्कूल भी चलने लगा और अजीज भी अक्सर वही नजर आता।
कभी खिड़की से झांकता, कभी बाहर खड़ा होकर देखता रहता। और बच्चे हैं कि छुट्टी होते ही उसे घेर कर परेशान करने लगते, कभी डंडे से डराते तो कभी आकर पत्थर मारते। जब माहिर से ये देखा न गया, उसने बच्चों पे गुस्सा किया और कहा कि अगर वो अजीज़ को परेशान करेंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। अजीज़ वहीं खड़ा होकर तिरछी निगाहों से उसे देख रहा है और जैसे ही माहिर उसे बुलाता वो इधर उधर ताकने लगता। उस रात अजीज़ फिर माहिर की खिड़की पर गया और कुछ टूटे सुर निकाल कर कहने की कोशिश भी की, जैसे आज सुबह के लिए शुक्रिया कह रहा हो। अब अजीज़ कुछ दिनों से काफ़ी शांत हो गया है, बस अपने घोड़े के साथ रहता। शायद इसीलिए क्योंकि अब सारे बच्चे अधिकतर समय स्कूल में बिताने लगे हैं और अंदर से अजीज़ भी तो एक बच्चा ही है। फिर एक दिन यूँ हुआ कि अजीज़ गया तो घोड़े के साथ, मगर वापस आया तो अकेला घोड़ा। अजीज़ कहीं नहीं मिल रहा, पूरा गांव छान मारा पर वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो वहाँ है जहाँ किसी ने नहीं सोचा था। अजीज़ बैठा है क्लास की आखिरी मेज़ पर और माहिर ने उसे एक कलम थमा दी है। वो आड़ी तिरछी रेखा खींचता और खूब हंसता। ये नज़ारा देखकर दाऊद और हैदर दोनों की आंखों में पानी आ गया। शायद जो कभी मुमकिन ही नहीं उसका सपना देख रहा है। मास्टर जी ने वाकई में इस गांव की हवा बदल दी है। अब अजीज स्कूल के बाद अधिकतर समय माहिर के साथ रहता। माहिर ये तो समझ ही चुका है कि अजीज में सुधार मुमकिन है। उसके विकृत अंगों की वजह से वो सबसे अलग थलग लगता है, लेकिन उस पर सीखने की काबिलियत औरों से काफ़ी बेहतर है। एक एक अक्षर से शुरू हुआ ये सफ़र जल्द ही जो इंसान ठीक से बोल नहीं सकता वो कोरे कागज़ पे समझदार शब्द उकेरने लगे। लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। किसी ने खूब कहा है कि कुछ लोग आंखों से देखते हैं और कुछ लोग दिल की आंखों से, और वो सब देख पाते हैं जो शायद नंगी आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं। एक सुबह अजीज ने चहकते हुए माहिर को बिस्तर से उठाया। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर अजीज को आज क्या हुआ है। बाहर जाकर देखा तो पूरे गांव ने बर्फ की एक चादर ओढ़ रखी है। यहाँ सर्दियाँ 8 महीने लंबी चलती है, जब पूरी घाटी बर्फ से ढकी रहती है। गांव से बाहर आने जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस वक्त यहाँ के लोग ऊपर वाले के रहम पर जिंदा रहते हैं। जब से इस मौसम की पहली बर्फ गिरी है, कोई है जिसकी आंखें पहाड़ों का रास्ता देखते नहीं थकती। वो फहमी की माँ गुल है, अपने पति गाफुर का इंतजार कर रही है, जो हर साल सर्दियाँ शुरू होते ही गांव लौट आता है, क्योंकि इस वक्त आने जाने का रास्ता बंद है। पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और जैसे वो गया था एक दिन उन्हीं पहाड़ियों के रास्ते से उतर आया। पूरे गांव ने उसे गले लगा लिया। गुल भी वहीं भरी आंखें लेकर खड़ी है। गाफुर ने उसे एक नज़र भर कर देखा और पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? दाऊद उसे स्कूल की तरफ ले गया। अपने बेटे को कलेजे से लगाकर उसके दिल को सुकून मिला। माहिर अजीज की लगन देखकर ताज्जुब है। वो दिन भर स्कूल में रहता है, रात में भी कलम उसके हाथों से नहीं छूटती। यहाँ अजीज में काफ़ी बदलाव आए हैं। मैले कुचले कपड़ों में रहने वाला अजीज अब साफ रहने लगा है। वो कहता तो नहीं, मगर माहिर के खाने पीने, उसके अंगीठी में आग जलाने के लिए गोबर के उपले लाना, ये सब वो बिना कहे करता रहता है। इससे माहिर को यकीन होता जा रहा है कि अजीज में अभी काफ़ी सुधार आना मुमकिन है। यहाँ गुल गाफुर से कह रही है कि उसे यूँ भागते हुए 10 साल हो गए हैं, और कब तक ऐसा चलेगा? जिंदगी भर तो नहीं छुप सकते। वक्त रहते आत्मसमर्पण कर दो, ताकि एक दिन शांति से घर लौट सको और फिर कभी किसी से न छुपना पड़े। दाऊद का भी अपने बेटे से यही कहना है। ऐसा ही हुआ। सर्दियाँ खत्म होते ही गाफुर को पुलिस आकर ले गई। जिस दिन उसकी सुनवाई है, गांव के सारे लोग अदालत पहुंचे। गाफुर को 24 साल की सजा सुनाई गई। क्योंकि उसने खुद आत्मसमर्पण किया है, सजा घटाकर 20 साल कर दी गई। ये सजा लंबी सही, लेकिन जिंदगी जितनी लंबी तो नहीं। जब वो सभी वहां से निकलकर बस का इंतजार कर रहे हैं, दाऊद की नजर दीवार से सटकर बैठे एक आदमी और बच्चे पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही एक आदमी बाहर आया, उस बच्चे ने अपने पास छुपाई बंदूक निकाली और उस पर तान दी। दाऊद ने झट से अपनी छड़ी से उसके हाथ पर दे मारा। बंदूक छटक कर दूर गिर गई। गोली तो निकली, मगर निशाने पर नहीं लगी। जान माल की हानि नहीं हुई। तुरंत पास मौजूद पुलिस ने उस बच्चे समेत आदमी को हिरासत में ले लिया। वो आदमी जिसकी जान दाऊद ने बचाई, उसका नाम इरा है। उसका गांव दूसरी पहाड़ी पर है। वो दाऊद का शुक्रिया अदा करना चाहता है। उसने कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? दाऊद थोड़ा हिचकिचाया और बोला, हाँ, पर वो अपाहिज है।
इसके बाद जो सुना उसे सुनने की किसी को उम्मीद नहीं थी। इरा बोला, मेरी बेटी अब तुम्हारे घर की बहू बनेगी। दाऊद ने हिचकिचाते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, मगर फैसला हो चुका है। उस जमाने में कहीं बात पत्थर की लकीर जैसी होती थी। इरा ने कहा, डोली लेकर उसके घर आ जा। गांव वापस जाकर दाऊद अजीज के पास गया। वो नदी किनारे अपने घोड़े को नहला रहा है। दाऊद ने उसे पास बुलाकर कहा कि आज एक अहम सवाल पूछने आया हूँ, क्या तुम शादी करना चाहते हो? ये सुनकर अजीज रो पड़ा। पता चला कि इंसानी जगत के एहसास उसके अंदर भी कहीं छुपे हैं। दाऊद ने उसे रोता हुआ देख गले से लगा लिया। कुछ ही दिन बाद अजीज के लिए लड़की देखने इरा के घर पहुंची। उसका नाम मरगिज है। उसे देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी खूबसूरत बीवी हमारे अजीज के हिस्से में आई है। साथ ही वो उस लड़की की किस्मत पर रो पड़े। उसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। रुखसती के बाद जब उसे घर लाया गया, मरगिज की नज़र छत पर खड़े अजीज पर पड़ी। अभी तक उसे मालूम नहीं था कि उसका पति कैसा है। उसे रोता देख मोहल्ले की औरतें उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश करने लगी। तब अजीज की मां अंदर आई और बोली, ये सब तुम्हारे और अजीज की किस्मत में होना लिखा था। तुम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हो। अपने पति को स्वीकार करो। आज से तुम उसकी बीवी और माँ दोनों हो। मैं तुम्हें मेरा अजीज सौंपती हूँ। जब कमरे में अजीज ने मरगिज को पहली दफा देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर बेहोशी हो गया। मगर समय के साथ मरगिज ने अजीज को आखिरकार अपना लिया। वो उसे नहलाती, खिलाती, पिलाती और उसकी बाकी शादीशुदा जिंदगी की ज़रूरतों का ख्याल भी रखती। अजीज इससे ज़्यादा खुश शायद ही कभी हुआ होगा। वो उसे एक भी पल अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। शायद हमारे अजीज को प्यार आखिरकार अनजाने में ही सही किसी से हो ही गया। मगर लोगों को हम बातें बनाने से रोक नहीं सकते। मरगिज जहाँ जाती उसे उसके पति के नाम से ताने सुनने पड़ते। यहाँ अजीज के साथ भी गांव के कुछ बदमाश लोगों ने बड़ी बदतमीजी से उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया और हमेशा हंसते खेलते अजीज को पहली दफ़ा इतना गुस्सा आया कि वो उन तीनों से अकेले ही भिड़ गए। उस रात वो दोनों गुमसुम कमरे में बैठे हैं। अजीज बाहर खिड़की से माहिर को काम करते हुए देख रहा है। उसके दिल में उथल पुथल मची है। उसे शायद एक दोस्त की ज़रूरत है। इतने में उसकी नज़र मरगिज की तरफ गई। वो रो रही है। अजीज से ये देखा न गया। उसने उठकर अपने अपाहिज हाथों से उसके आंसू पोंछे। उसके गम को देखकर वो अपना दर्द भुला बैठा। कुछ दिनों बाद वही वाकया फिर से हुआ जब गांव की औरतों ने मरगिज को अपने दल में लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दफ़ा अजीज ने ऐसा होते हुए देख लिया। वो दौड़कर उस ओर भागा। मरगिज ने बस रोते हुए कहा, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, और वहाँ से चली गई। दुखी अजीज घोड़े की पीठ पर खुद को लाद कर वहाँ से दूर निकल गया। उसे देखकर पीछे पीछे माहिर और उसके भाई भी भागे। ऐसा लगता है अजीज इंसानी वजूद से जुड़े सारे एहसासों को एक एक कर अनुभव कर रहा है। जिंदगी को समझने के लिए उसके दुखों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन कहता है कि अजीज और हम में कोई फ़र्क है। वो बहुत रोया। उसका दिल इतना दुखा कि मरने का दर्द भी उससे कम लगे। माहिर सबसे पहले अजीज तक पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसे मालूम है कि बुलाने से अजीज नहीं लौटेगा, तो वो खुद भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया और कहा कि अगर तुम कूदोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। भोला अजीज ये सुनकर रुक गया। फिर माहिर ने उससे कहा, अजीज तुम लिख सकते हो। मैंने तुम्हें लिखना सिखाया है। मुझे अपनी सारी परेशानियां लिख कर बताओ। मैं ज़रूर कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा। वापस जाकर घंटों उन दोनों ने लिख लिख कर बातें की। माहिर जो जो पूछता अजीज उसका जवाब लिखता जाता। आधी रात को मरगिज ने अजीज के कंधे पर सर रखा है, जैसे कि वो उसके फैसले पे राजी हो। अजीज की आंखों में नींद नहीं। वो घर के उस हिस्से में गया जहाँ सारे बड़े बुजुर्ग सोए हैं। उन्हें आंखें भर कर देखा और दरवाजा बंद करके चला आया। अगले दिन वो दोनों घर से गायब है। बस उनका एक खत मिला है। माहिर ने वो खत सबके सामने पढ़ा। लिखा है कि वो यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर उसकी खुशी का ख्याल रखते हुए जा रहा है और एक दिन वो जरूर लौटेगा। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अजीज आखिर कहाँ गया होगा। वो तो इस गांव से बाहर किसी को नहीं जानता, मगर दाऊद खामोश है। शायद वो समझ चुका है कि अजीज कहाँ गया होगा। ये साल भी अब खत्म हो चला है। बच्चे परीक्षा पास करके दूसरी कक्षाओं में जा चुके हैं और इसके साथ माहिर का सरकारी तबादला भी आ गया। जल्द ही कोई दूसरा टीचर आकर माहिर की खाली जगह को भर देगा, मगर जो जगह माहिर ने उनके दिलों में बनाई है वो शायद कभी कोई न भर सके। उसे अलविदा कहने पूरा गांव इकट्ठा हुआ।
जाते हुए दाऊद ने माहिर से कहा, मैं ज़रूर पूछता कि मेरा अजीज़ कहाँ है, कैसा है, मगर नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और इसके साथ सबसे अलविदा ले माहिर अपने घर के लिए निकल पड़ा। उस घटना को 7 साल गुजर गए। अब इस गांव तक सड़क भी आ पहुंची है और बिजली भी। एक दिन अचानक उन्हें गांव की तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखी। इस तरह की गाड़ियां यहाँ कभी देखने को नहीं मिलती। सारे देखने लगे और हैरान रह गए जब इन्होंने माहिर को उसमें से उतरते हुए देखा। वो अपनी पत्नी के साथ आया है और साथ में एक और ख़ास इंसान है। वो वही है जो 7 साल पहले यहाँ से चला गया था, अजीज़, सूट बूट पहने, और साथ में उसका पूरा परिवार, एक 6 साल का बेटा मरगिज़ और गोद में एक प्यारी सी बेटी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हमारा अजीज़ है। उनका अजीज़ पूरी तरह ठीक हो चुका है, घर लौट आया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? बाबा ने पूछा, जिस पर अजीज़ बोला, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार कर बैठा। शायद इसीलिए इस कहानी का नाम द मिरेकल है, क्योंकि प्यार जादू से कम नहीं होता। दिखाई तो कुछ भी नहीं देता, लेकिन एक इंसान को बनाने की ताकत इस प्यार में है। और ये खूबसूरत कहानी यही ख़त्म होती है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।